नमस्कार, स्टॉक्स फटाफट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और इस शो में हम तमाम स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे मार्केट में करना क्या है और किस तरह की आपकी रहनी चाहिए रणनीति, सबका सब फटाफट अंदाज में। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि बाजार में चल क्या रहा है, बड़ी बातें क्या है मार्केट की, उस पर सबसे पहले नजर डाल लेते हैं। तो एक सीमित में बाजार है। निफ्टी को अगर आप देखें तो 24,400 के पार जो है वो फिलहाल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा नीचे जो है उन लेवल से भी आ चुका है। 24,370 के आसपास फिलहाल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में हो रही है ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको तेजी देखने मिल रही है। 54,800 के करीब जो है यहाँ पे बैंक निफ्टी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। थोड़ी बहुत हल्की तेजी जो है वो बैंक निफ्टी में देखने मिल रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट यहाँ पे अच्छे खासे गेंस है। मिड कैप हालांकि अभी लाल निशान में है, लेकिन स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। करीब करीब 1/4% के आसपास की तेजी जो है वो स्मॉल कैप इंडेक्स पे देखी जा रही है। आईटी प्राइवेट बैंक यहाँ पे अच्छी खरीदारी देखने मिल रही है। भरपूर तेजी यहाँ पे काफ़ी सारे मिड कैप आईटी स्टॉक जो है यहाँ पे आपको गेंस देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटो और फार्मा यहाँ पे भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। खासकर अगर आप देखें तो ऑटो में टाटा मोटर्स का स्टॉक लगातार तेजी जो है वो टाटा मोटर्स के स्टॉक में देखने मिली है। हालांकि ऑटो में गिरावट कीजिएगा, ऑटो और फार्मा में थोड़ी बहुत गिरावट है। और ऑटो सेक्टर अगर आप देखेंगे तो 1.25% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो यहाँ पे ऑटो सेक्टर में देखने मिल रही है। साथ ही साथ मेटल सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दबाव देखने मिल रहा है। तो ये है पूरा लब्बो लुबाब मार्केट का कि किस तरह का मार्केट में एक्शन जो है वो देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे मार्केट में करना क्या है और कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको रखनी है नज़र। जोड़ लेते हैं हमारे साथ हमारे गेस्ट को। कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमोल जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 और स्वदेश पे। सर, क्या लग रहा है मार्केट यहाँ से कहीं आगे जाएगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इस लेवल पे अटक रहा है। निफ्टी तो कहीं जाने की तैयारी में लगी नहीं रहा है। निफ्टी पे क्या रणनीति होगी? और बैंक निफ्टी यहाँ आज फाइनली तेजी लौटी है, तो इसमें भी क्या करें, बताएं सर। गुड आफ्टरनून। आपने बिल्कुल सही कहा, एक सीमित दायरे में ही मार्केट है और 1-2 वीक हो गए मार्केट उसी रेंज के अंदर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर हम इमीडिएट व्यू देखते हैं तो डेफिनेटली एक 24,460 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर उसके ऊपर मार्केट ट्रेड होता है तो बुलिश सेंटीमेंट हम और बढ़ता हुआ निफ्टी में देख सकते हैं। जब तक उसके नीचे एक रूटीन करेक्शन ही लग रहा है, एक अगर हम देखते हैं तो एक इंट्राडे डिप शायद बढ़ता हुआ हम आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। ऑन द लोअर साइड अगर हम देखते हैं तो जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 24,250 का, जहाँ पे कल का एक पैनिक ओपन हुआ था और उसके बाद मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिला था। मुझे लगता है यही रेंज के अंदर जब तक रहता है ये रेंज बाउंड टेक्सचर कंटिन्यू रहने के चांसेस निफ्टी में तो दिख क्या रहे। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं तो बैंक निफ्टी में जरूर एक पुल बैक आया था कल से, वही टेक्सचर को कंटिन्यू किया है। ओवरऑल भी देखते हैं तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी एक लोअर टॉप फॉर्मेशन ने जो मेंटेन करके रखा है उसकी वजह से शायद ऊपरी लेवल पे दबाव भी देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ट्रेडर्स के लिए जो 55,050 का एक रेजिस्टेंस जोन है वो कंटिन्यू रहेगा। उसके ऊपर बुलिश मोमेंटम बढ़ सकते हैं। ऑन द साइड अगर ये डीप आता है तो मुझे लगता है 54,300 तक एक रूटीन करेक्शन हम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये रहा आती हुई मार्केट्स पे आज फाइनली अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो फिर भी थोड़ी तेज़ी में है। बाकी यहाँ पे गिरावट तो है, निफ्टी में थोड़ी बहुत दिखने मिली है, हालांकि बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। सपोर्ट लेके निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि थोड़ा बहुत संभले। लेकिन चलिए, कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत निफ्टी पे आपको दबाव देखने मिल रहा है। और वो 24,500 का लेवल जो है वो पार करने में तो निफ्टी को यहाँ पे पसीने छूट रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो 24,447 के आसपास का हाई बनाने के बाद वहाँ से निफ्टी जो है वो नीचे आया है। सर, स्टॉक्स पर बताइए सर कि कहाँ पे खरीदारी करना है या फिर कुछ बिकवाली करना है? बाइंग साइड का ही व्यू है। बंधन बैंक के साथ जाना चाहूंगा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 160 के आसपास मैंने पिक किया था। 170 और 173 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है। 155 का सपोर्ट स्टॉप लॉस पकड़ के चल रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। एक स्टॉक में करेक्शन के बाद एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। रिट्रेसमेंट लेवल पे भी अगर हम देखते हैं तो एक प्रॉमिसिंग रिट्रेसमेंट लेवल पे एक स्टॉक ने रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया है। मुझे लगता है जब तक ये 155 के ऊपर रहता है, ये जो बुलिश सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, कैस्ट्रॉल के साथ जाना चाहूंगा। 200 के आसपास है अभी। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 215 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 194 का। अगर हम ओवरऑल भी देखते हैं तो
इसमें एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। आज जरूर एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने ट्राई किया था सस्टेन होने का, थोड़ा सा दबाव आया है इंट्राडे बेसिस पे, बट कहीं भी मीडियम टर्म सेटअप में अभी भी ऐसे डैमेजेस नहीं दिख के आ रहे। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। चलिए, तो दो स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। एक तो है बंधन बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 170 173 के आसपास के लेवल मिलेंगे, 155 का रखिएगा स्टॉप लॉस। दूसरा है कैस्ट्रॉल, यहाँ पे भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि 200 रुपये के आसपास अगर आप देखेंगे तो कैस्ट्रॉल का स्टॉक जो है वो यहाँ पे अटकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हाँ, स्टॉक पे भी रखिएगा नजर। चलिए, और कुछ स्टॉक्स है, इन पे चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, कैस्ट्रॉल का लेवल आ चुका है, 215 के टारगेट के लिए खरीदारी करना है और 195 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। लेकिन कुछ और स्टॉक्स है और इन पे नजर डाल लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक आज मेरे रडार पे आया है और लेवल्स इसकी इंपॉर्टेंट है। हमारा राजा, इसको देखिए आप, 5.5% की तेजी है, 995 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जो इम्पोर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है कि 1000 रुपये के आसपास है तो यहाँ पे अटकेगा, कहाँ जाएगा। आप देखिए, वो 1005 के आसपास गया था, वहाँ से नीचे भी आ चुका है स्टॉक। क्या करना चाहिए सर यहाँ पे अमोल जी? हमारा राजा एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है क्या? जी, कवरेज में नहीं है तो मैं इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं कर सकूंगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, स्टॉक को रडार पे रखेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न जो है इस काउंटर का बनते हुए नजर आ रहा है। 5.5% के आसपास के गेंस जो है वो फिलहाल देखने मिल रहे हैं। लेकिन चलिए सर, एक और स्टॉक पे नजर डालते हैं, टाटा मोटर्स, क्योंकि अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स लगातार यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। इनफैक्ट हमारे चैनल पे हमारे काफ़ी सारे गेस्ट ने इसको रिकमेंड भी किया है। कल मुझे याद है अमित जी बैठे थे और अमित जी ने भी, अमित भुप्तानी जी, उन्होंने भी टाटा मोटर्स का जिक्र किया था, कहा था कि 1000 रुपये के ऊपर भी ये निकल सकता है। आज देखिए, आज भी यहाँ पे अच्छे खासे गेंस है। अमोल जी, आपको कैसा लगता है सर, टाटा मोटर्स का काउंटर कहाँ तक जाएगा ये? एक काफी प्रॉमिसिंग है। एक तो 20 और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट, इसके आसपास ही सपोर्ट लिया था। एक रैली के बाद कंसोलिडेशन था और उसके बाद एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली है, तो कहीं ना कहीं जो बुलिश मोमेंटम है वो एक्सटेंड होता हुआ हम दिख रहे हैं। आज सुबह का ओपनिंग अच्छा था, उसके बाद थोड़ा सा दबाव में है, बट अभी भी अगर हम देखते हैं तो एक रूटीन करेक्शन लगता है। मुझे लगता है शायद कंसोलिडेट हो सकता है एक आध दिन का, बट बड़े सेटअप को कहीं भी डैमेज नहीं। वो सेटअप तभी चेंज होगा जब कहीं ना कहीं स्टॉक 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होगा। वो आ रहा है अराउंड 60 के आसपास। अगर वो लेवल के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होना चालू हो जाता है तो थोड़ा सा सेटअप में डिस्टर्बेंस आ सकता है। अदरवाइज पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुलिश मोमेंटम स्टॉक ने पकड़ के रखा है वो कहीं ना कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। इमीडिएट में अगर हम देखते हैं तो 720 एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था स्टॉक के लिए, उसकी तरफ बढ़ता हुआ हम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स को देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई टाटा मोटर्स पे। लगातार पिछले 2 दिनों से देखेंगे तो इस काउंटर पे अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। आज नो डाउट ऊपरी स्तर से थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन कौन से वो इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नजर रखनी है, ये आपको अमोल जी ने बता दिया है। एक और स्टॉक है कैनरा बैंक। कुछ देर पहले इस कंपनी के नतीजे आए और नतीजों के बाद देखिए स्टॉक में करीब 3-3.5% के आसपास के बेहतरीन गेन जो है वो देखने मिल रहे हैं। सर, कैनरा बैंक में क्या करना चाहिए? आई मीन, नतीजों के बाद स्टॉक में तेजी आई है, कहाँ तक ये जाएगा सर? इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए इसके। इंट्राडे मोमेंटम तो पॉजिटिव है और अभी का इमीडिएट मोमेंटम अगर हम देखें तो वो काफी तेज है। अगर हम 93 का 98 इमीडिएट में हुआ है। थोड़ा सा मैं अगर ब्रॉडर सेटअप देखता हूँ तो ओवरऑल भी लोअर टॉप फॉर्मेशन में, तो शायद ऊपरी लेवल पे एक बार दबाव देखने को मिले। अगर हम देखते हैं तो लेवल वाइज देखते हैं तो 100 रुपीज के आसपास 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। शायद वहां पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बट अगर किसी को मोमेंटम के साथ जाना है या मोमेंटम को चेस करना है तो मुझे लगता है 93 या 94 ये दो प्रॉमिसिंग सपोर्ट्स लेवल है। ये अगर मेंटेन होते हैं तो मुझे लगता है ये जो इंट्राडे का जो मोमेंटम पकड़ा है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल भी अगर हम पीएसयू बैंक्स में देखते हैं तो सेक्टर पीएसयू बैंक देखते हैं तो थोड़ा सा पीएसयू बैंक्स में करेक्शंस है, और जब भी करेक्ट हो रहे हैं वो काफी शार्प हो रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रहेगा अगर मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। तो ये राय आती हुई कैनरा बैंक पे। आप देख सकते हैं मुनाफा जो है कंपनी का काफी बेहतरीन बढ़ा है, 5000 करोड़ रुपए के ऊपर गया है। और एनपीएस देखिए 3.34% से गिर के 2.9% आया है और नेट एनपीए में भी अच्छी खासी कमी देखने मिली है इस क्वार्टर में। खासकर अगर आप देखें तो काफी सारे पीएसयू बैंक जो है
वहाँ पे हमें दिक्कतें देखने मिली थी। खासकर अगर आप देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में देखिए किस तरह की दिक्कतें थी, उसके बाद उस स्टॉक के प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। SBI में आपने देखा नतीजों के बाद उस काउंटर में गिरावट देखने मिली थी। PNB ने भी कुछ खास किया नहीं, लेकिन कैनरा बैंक को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नतीजे काफ़ी बेहतर है। उसके बाद स्टॉक में करीब 3-3.25% के आसपास के बेहतरीन गेंस जो है वो देखे जा रहे हैं। लोगों को वैसे भी PSU बैंक से अब थोड़ी बहुत उम्मीदें कम हो गई थी, लेकिन हाँ कैनरा बैंक के नंबर्स थोड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक प्राइस में तेज़ी है। एक और काउंटर पे आप फोकस करते हैं और वो है उनो मिंडा का। उनो मिंडा देखिए आप, यहाँ पे थोड़े बहुत गेंस है, इसमें 931 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज का हाई देखिए 956 का था। वो जो खबर आई कि ये कंपनी जो है 2 व्हीलर एलॉय व्हील फैसिलिटी जो है हरियाणा में सेटअप कर रही है और उसके लिए करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च जो है वो ये कंपनी करेगी। ये खबर आई, ये खबर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में थोड़ी बहुत गेंस थे, लेकिन अब ये अपने गेंस जो है वो गिव अप कर रहा है। 931 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अमोल जी, उनो मिंडा के चार्ट्स क्या कहते हैं सर, क्या करना चाहिए इसमें? चलिए, अगर मैं इसको देखता हूँ तो काफी वोलाटाइल है, दोनों तरफ के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं और काफी शार्प मोमेंटम देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है ये अगर रैली को देखते हैं तो 780 से लेके 960 तक रैली हुआ है और अब आज थोड़ा सा दबाव में है, बट शॉर्ट टर्म अभी भी सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। मुझे लगता है 900 और 880 ये दो प्रॉमिसिंग लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 880 के पास अगर हम देखते हैं तो वहीं पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी उधर ही आता है। तो मुझे लगता है जब तक ये 880 के ऊपर रहेगा पोजिशनल व्यू जरूर पॉजिटिव रहेगा। अगर इंट्राडे व्यू के हिसाब से देखते हैं तो आज का जो डे हाई है या 950 का जो एक रेजिस्टेंस है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। आज भी और कल भी शायद ये कंटिन्यू करे रेजिस्टेंस जोन, उसके नीचे रहता है तो एक शॉर्ट टर्म में एक डीप देखने को मिल सकता है। पोजिशनल व्यू अभी भी पॉजिटिव साइड पे ही है। चलिए, पॉजिटिव साइड पे है अभी भी व्यू, तो पॉजिटिव व्यू जो है इस पे अभी भी बना के आप रख सकते हैं। ये है अमोल जी की राय। लेकिन आज थोड़ी देर पहले हम टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, तो टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो लगातार दूसरा दिन है जहाँ पे तेज़ी देखने मिले। कल तो आपको याद होगा वो खबर आई थी CV वाली कि इनके जो स्पिन ऑफ है उसको अप्रूवल मिल गया। इसके अलावा FTA की खबरें आ रही है, तो अचानक खबरों का सिलसिला जो है वो भी टाटा मोटर्स में बढ़ चुका है। तो शेयर में अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में करीब 7 से 8% के आसपास की तेज़ी जो है वो आ चुकी है। तो इस तेज़ी का कारण क्या है, ये सीधे चलते जानने के लिए हमारी ऑटो एक्सपर्ट सृष्टि शर्मा के पास। सृष्टि, बताइए क्यों है टाटा मोटर्स में इस तरह की तेजी? जहाँ टाटा मोटर्स में लाइन से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, हालांकि कई सारी खबरें ही हैं और इनकी पुष्टि होना बाकी है, पर स्टॉक में ऑलरेडी ज़बरदस्त रिएक्शन है। आइए आपको इसके पीछे की 5 बड़ी वजहें बताते हैं। सबसे पहला तो US और UK में एक ट्रेड डील संभावित है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, जहां पर आप समझिए कि US जो है एक काफ़ी बड़ा मार्केट है टाटा मोटर्स JLR डिवीजन के लिए। वहाँ पर जो ट्रेड डील्स या यानी कि टैरिफ लगे थे उससे इनके बिजनेस को काफ़ी इम्पैक्ट होने की आशंका थी, जिसके चलते हमने ये भी देखा था कि टाटा मोटर्स JLR ने अपने शिपमेंट्स बंद कर दिए थे और ऐसे में एक ट्रेड डील होना अपने आप में ही एक पॉजिटिव खबर है। दूसरा बड़ा कारण है कि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि 1 महीने के अंतराल के बाद जब JLR ने अपने शिपमेंट्स US भेजना बंद कर दिया था, वहां पे एक रिजम्पशन यानी फिर से शिपमेंट्स जाना शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हो रहा है। तीसरा जो बड़ा कारण है वो इंडिया और UK में जो FTA डील हाल फिलहाल साइन हुई है वो टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि इंडिया में लगभग 6000 JLR की जो गाड़ियां बिकती हैं उसमें 10% जो वॉल्यूम है इंपोर्ट होता है UK से। तो टैरिफ कम होना और सब्सटैंशियली कम होना टाटा मोटर्स JLR की वॉल्यूम्स में ये बढ़त जरूर ला सकता है। चौथा बड़ा कारण है कि हाल फिलहाल कंपनी के शेयर होल्डर्स ने इनकी CV और PV बिजनेस को अलग करके वैल्यू अनलॉकिंग की मंजूरी दे दी है। और पांचवा आप देखिए, स्टॉक 52 वीक हाई से लगभग 40% ऑलरेडी करेक्ट हो गया है और इतने करेक्शन के बाद एक अप मूव आना इतनी पॉजिटिव खबरों के बीच में संभावित जरूर है। चलिए, शुक्रिया सृष्टि ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए और वो बड़े कारण बताने के लिए जिसके वजह से टाटा मोटर्स का काउंटर जो है वो लगातार तेजी में है। नो डाउट ऊपरी स्तर से काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन निचले स्तर से भी अगर आप देखें तो आज तो 700 का स्तर जो है वो भी इस काउंटर ने पार किया था। तो अब थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो इस काउंटर में पिछले कुछ दिनों में देखने मिल रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स पे यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो IT काउंटर्स यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। खासकर कोफोर्ज जैसे काउंटर्स को अगर आप देखेंगे तो 7800 ये वो लेवल है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा फर्स्टसोर्स जैसे काउंटर है और बाकी और भी स्टॉक्स जो है IT स्पेस में, वहाँ पे आज अच्छी खासी खरीदारी देखने मिल रही है। अमोल जी, IT स्पेस में कोई आपका फेवरेट काउंटर है और ये कोफोर्ज 7800 के आसपास झूल रहा है सर, इसको क्या करें?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये कोफोर्ज का ही इम्पोर्टेंट लेवल भी है। अगर आप देखते हैं तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 7600 के आसपास आता है। और ओवरऑल भी अगर हम पैटर्न देखते हैं तो एक रैली के बाद एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन और उसके बाद एक वापस से बुलिश मोमेंटम बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आईटी बैंक में अगर मिड कैप आईटी में देखना तो कोफोर्ज में एक काफी प्रॉमिसिंग पैटर्न है। 200 डे अगर मेंटेन करता है तो ये जो पुलिस सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो सकता है। रेजिस्टेंस रहेगा स्टॉक के लिए 8200 का। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ओवरऑल भी आईटी इंडेक्स अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, गिरा नहीं है इस बार। कोई बड़े कट्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसमें से अगर मुझे पिक करना है तो फ्रंटलाइन स्टॉक में एक टीसीएस का फॉर्मेशन बेटर है। कंसोलिडेशन ही कर रहा है बट पॉजिटिव कंसोलिडेशन अभी भी मेंटेन है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। ये कहीं ना कहीं अपना पुल बैक ही है बट पुल बैक एक्सटेंड होता हुआ हम टीसीएस में देख सकते हैं। 3550 3600 इमीडिएट लेवल स्टॉक में लेके आ रहा है। तो ये राय आती हुई कोफोर्ज के स्टॉक पर खासकर और पूरे के पूरे आईटी स्पेस पर। लेकिन देखिए आपके स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। विदेश मंत्री जयशंकर का बयान आ रहा है यहाँ पे। तो स्थिति जिस हिसाब से डेवलप हो रही है, अब यहाँ पे एक बयान जो है वो निकल के आया है और इनका साफ कहना है कि हमारा इरादा स्थिति को और बिगाड़ने का नहीं है। ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है पूरी तरह से कि भारत नहीं चाहता कि यहाँ से स्थिति और बिगड़े। किसी भी सैन्य हमले का कड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। यानी कि हम स्थिति बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, वहाँ से अगर रिटेलिएशन हुआ तो उसका जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। ये है विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। तो जो भी डेवलपमेंट है, जो भी स्थिति है, वो आपको पल पल की खबर जो है वो 18 हाउस स्वदेश देता जाएगा। तो आप देखते जाइए ये सब कुछ। चलिए लेकिन आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्टॉक जो है उन पे यहाँ पे फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह का एक्शन देखने मिल रहा है। आप देखिए कुछ हद आज गिरावट दिखा रहे हैं ऑटो स्टॉक्स। यहाँ पे अगर आप टाटा मोटर्स को छोड़ दें तो बाकी स्टॉक्स में गिरावट है। इसके अलावा थोड़े बहुत वो जो कैपिटल गुड्स स्टॉक है, आज एलएनटी के नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले आप देखिए इनमें थोड़ा बहुत दबाव है। खासकर जीमेंस में आप देखिए थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे देखने मिल रही है। क्यूमेंस जैसे काउंटर जो है वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, हालांकि एलएनटी जो है वो हरे निशान में कामकाज कर रहा है। अमोल जी, खासकर एलएनटी और जीमेंस, इस पे आपकी क्या राय है? क्यूमेंस ये भी गिर गया, देखिए 2% के आसपास की गिरावट है और केवल एलएनटी हरे में है। आज इसके नतीजे आने वाले हैं, क्या करना चाहिए सर ये बताइए। अच्छा एक काम करते हैं, उसके पहले एक बार प्रीव्यू ले लेते हैं और जान लेते हैं कि एलएनटी के नतीजे कैसे आने वाले हैं। तो हमारे साथ कनिष्का जुड़ी हुई है। कनिष्का, पहले आप बताइए एलएनटी के नतीजे कैसे आने। तो अच्छा, तो ओके, तो यहाँ जीमेंस के भी एक इनफैक्ट मेरे ख्याल से कुछ कमेंट्री इनके तरफ से भी आई है, तो शायद उसके वजह से जीमेंस का स्टॉक जो है उसमें गिरावट देखने मिले। लेकिन एलएनटी देखिए और कैपिटल गुड्स स्पेस जो है या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस जो है उसमें ये जो एलएनटी है, जीमेंस या फिर क्यूमेंस है, इनका काफ़ी महत्व जो है वो रहता है और इनके नंबर जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहते हैं। मेरे ख्याल से मार्केट बंद होने के बाद ये नंबर्स जो है वो आने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि कनिष्का से जान लेते हैं कि नंबर्स कैसे आएंगे। कनिष्का, क्या अनुमान है एलएनटी को लेके? कुल एलएनटी अपने FY25 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है और निवेशकों की नज़र कंपनी की एग्जीक्यूशन और ऑर्डर इनफ्लो पर टिकी हुई है। ईटी नाउ के ब्रोकरेज पोल के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल लगभग 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो करीब 75,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच सकती है। इसका श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में प्रोजेक्ट्स की तेजी से रैंप अप होने को दिया जा सकता है। सप्लाई चेन से जुड़ी अड़चनें भी कम होने की वजह से एग्जीक्यूशन मोमेंटम में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा एबिटा की अगर हम बात करें तो ये करीब 8,040 करोड़ रुपए के स्तर पर जा सकता है, जो सालाना पर लगभग 11% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि मार्जिन्स में ज्यादा बदलाव शायद नहीं दिखेगा, ये लगभग 10.8% के स्तर पर स्थिर रह सकते हैं। इसकी वजह कुछ पुराने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मुनाफे पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम पहलू है ऑर्डर इनफ्लो, जो कि 80,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए के बीच में रह सकता है। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स दोनों ही शामिल है, खासतौर पर हाइड्रोकार्बन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी बाजार की कड़ी नजर रहेगी, खासकर FY26 की गाइडेंस, केपेक्स प्लान और प्राइवेट सेक्टर से आने वाले निवेश पर। इसके अलावा ग्लोबल रिस्क जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टैरिफ का असर, जियोपॉलिटिकल तनाव और कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन पर कंपनी की राय पर बाजार की बहुत कड़ी नजर रहेगी।
चलिए, शुक्रिया कनिष्का ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए, बताने के लिए कि कैसे रह सकते हैं एल&टी के नतीजे। लेकिन अमोल जी, जैसे कि मैं पूछ रहा था, एल&टी, जीमेंस, क्यूमेंस, इसमें से क्या अच्छा लगता है? और खासकर सर एल&टी पे तो राय दीजिएगा क्योंकि आज नतीजे आने वाले हैं। जी बिल्कुल, एलएनटी में अगर हम देखते हैं तो 5-6 ट्रेडिंग सेशन से एक सीमित दायरे में स्टॉक चल रहा है। आज जरूर एक इंट्राडे में एक मोमेंटम आया था, बट सुबह के मोमेंटम के बाद वापस से एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उसको देखता हूँ तो एटलीस्ट एक रेंज ब्रेकआउट आना चाहिए। रेंज ब्रेकआउट तभी आएगा जब, आई थिंक टेक्निकल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 3375 या 3385 इसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो एक रेंज से बाहर निकलेगा और वहां उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम सपोर्ट्स की तरफ देखते हैं तो 3290 3285 ये इमीडिएट रेंज का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंटली वहां पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर वो ब्रेक होता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक थोड़ा सा टेम्पररी हिसाब से सेलिंग मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखेगा। और वो बाकी जो हमने डिस्कस किए थे उसमें से मुझे लगता है कि सीमेंस एक जो फॉर्मेशन अच्छा था, बट आज काफी तक करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है 2950 अगेन एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। अगर वो क्रॉस कर देता है तो बुलिश साइड का मूवमेंट आएगा। उससे पहले कोई बड़ा ट्रेंड सीमेंस में नहीं दिख रहा है। और कमिंस के बारे में अगर हम देखते हैं तो एक गैप डाउन के बाद स्टॉक में एक नॉन डायरेक्शनल एक्टिविटी देखने को मिला है। दोनों तरफ के मूवमेंट स्टॉक में हो रहे हैं। मुझे लगता है अगर किसी को बाइंग व्यू के हिसाब से देखना है तो एटलीस्ट जो मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा तो वो 2850 रहेगा। उसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो बुलिश साइड का मोमेंटम आने वाले दिनों में बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। चलिए, तो ये राय आती हुई पूरे के पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस पे। लेकिन एक स्टॉक पे फोकस करते हैं और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील के भूषण पावर एंड स्टील के अधिग्रहण रद्द किए जाने के मुद्दे पर सरकार ने एक अहम बैठक जो है वो की है। इस बैठक में क्या चर्चा हुई है, सरकार की तरफ से मामले में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए किस तरह के कदम उठाए जाने वाले हैं आगे? देखिए, जेएसडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई है। ये बैठक दरअसल इस मसले पर है कि जेएसडब्ल्यू और भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। साथ ही साथ जो मिसिंग लिंक्स हैं इस पूरे मसले में उस फैक्ट्स वो रिस्पांस तैयार किया जा रहा है, उस फैक्ट्स को इकट्ठा किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स फिर से प्रस्तुत किए जाएं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से डीएफएस और एमसीए के ऑफिशियल्स ने इस मसले पर बैठक की है और साथ ही साथ वो तमाम फैक्ट्स जो कि इस मैटर से रिलेटेड हो सकते हैं वो उसको इकट्ठा किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेएसडब्ल्यू के जरिए भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के एक्विजिशन से संबंधित जो फैसला था उसको रद्द कर दिया है। ये काफ़ी क्रूशियल डेवलपमेंट है और इस को ध्यान में रखते हुए सरकार एक्शन में दिख रही है। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि टॉप लेवल पर गवर्नमेंट के अंदर एक और बैठक हो सकती है अगले हफ्ते, जिसमें तमाम मसले पर डिस्कस किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करने से पहले। साथ ही साथ डीएफएस ने पहले ही इस मसले पर बैंकर्स के साथ बैठक की है, एमसीए में सेपरेट बैठक हुई है और अब डिपार्टमेंट्स के अंदर बैठक हो रही है कि आखिर आगे का रास्ता क्या हो। तमाम तरह के जो लीगल ऑप्शंस हैं उसकी समीक्षा की जा रही है। लॉ मिनिस्ट्री का व्यू भी इसमें मांगा गया है ताकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी दलील रखे। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि सीओसी जल्द ही इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को संपर्क करने वाला है और सरकार के अंदर इस बात की एक आम राय है कि इस फैसले से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो प्रभावित हो सकता है, पीएसयू बैंक्स को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो तमाम ऐसे मसले हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है, तो सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखा जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस मसले पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सुप्रीम कोर्ट को संपर्क करेगी। चलिए, शुक्रिया प्रकाश अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इस पे पल पल की खबर जो है वो 18 हाउस स्वदेश आपको देता रहेगा। लेकिन चलिए, शो को रैप अप करने का समय आ चुका है। सबसे पहले अमोल जी, कोई डिस्क्लोजर? जो ऑलरेडी हमने आपके चैनल के साथ डिटेल में डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों शेयर किए। चलिए, शुक्रिया अमोल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन कॉल्स देने के लिए और साथ ही साथ मार्केट पे अपनी राय देने के लिए। इस शो में इतना ही, लेकिन आगे के शो के लिए आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। नमस्कार।